अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। पहले तो हम अपने देखने वालों को ये बता दें कि इस शो के जो परमानेंट होस्ट हैं अदनान हैदर साहब, वो कुछ निजी और ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस हफ्ते आपके साथ मौजूद नहीं होंगे, इसलिए आज और कल का जो दिन है वो आपका और मेरा साथ रहेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और यकीनन बहुत से लोगों के लिए वो एक बहुत बड़े लीडर भी हैं, और इसीलिए शायद आज जब उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को मोबिलाइज किया, तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले जरूर, लेकिन जो शो शुरू होना था और उसने अपनी पीक पर पहुंचना था शाम तक, वो शो शुरू होने से पहले बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया। और उसकी वजह शायद ये थी कि मुस्लिम लीग नून, जिनकी पंजाब में भी हुकूमत है और विफाक में भी हुकूमत है, वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब का जो शो है वो एक कामयाब शो करार दिया जाए। लेकिन आखिर इस रैली से मुताल्लिक हम बाद में बात करेंगे कि आया इस रैली के फ्लॉप होने की बड़ी वजह क्या थी। मेरे लिए और शायद बहुत से देखने वालों के लिए इसमें अहम सवाल यह था कि आया वो खान साहब जो कि मुख्तलिफ अदालतों में ये दरखास्तें देते फिर रहे हैं कि वो 72 साल के बुजुर्ग हैं और बहुत से सेहत के मसाइल उनको लाहक हैं, वो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट नहीं है, वो चल नहीं पा रहे, उनको सहारे की जरूरत होती है, और इसलिए उनको अदलिया में वीडियो लिंक के जरिए कुछ इख्तियार दिया जाए, उनको कुछ सहूलतें दी जाए, और इसके अलावा कुछ मजबूरियां उनकी हैं जो कि जिस्मानी तौर पर जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी पूरी सिचुएशन में आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब रैली की क़यादत तो कर सकते हैं लेकिन अदालतों में पेश नहीं हो सकते? ये वो सवाल है जो कि आज हम अपने मौजूद पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज से कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदलिया के ऊपर वार जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ मरियम साहिबा बात करती है इंसाफ के अलग अलग पैमानों की जो कि अदालतों की तरफ से किया जा रहा है, दूसरी तरफ वफाकी वज़रा भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि तराजू के जो दो पलड़े हैं उनमें तवाजुन होना बड़ा जरूरी है। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून को शिकायत है अदालतों से कि वो रिलीफ जो कि इमरान खान साहब को मिलता नजर आ रहा है वो रिलीफ मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल पा रहा है? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से 30 अप्रैल की तारीख पंजाब के लिए दी गई है, लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा में ये देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से अभी तक गुमगू की कैफियत है। ना तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ना ही इलेक्शन कमीशन किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हो सके हैं और ना ही इलेक्शन की तारीख दे सके हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प सिनेरियो ये भी है कि जो आने वाले दिन हैं उसमें हम देखेंगे कि वफाकी वज़रा की तरफ से इलेक्शन के ऊपर भी बयानात जो हैं वो दिए जाने शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब और इसके अलावा वफाकी वज़रा दीगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए, मरदमशुमारी के बाद होने चाहिए, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत की नीयत साफ है? क्या वाकई हुकूमत संजीदा है? और क्या वाकई इदारे चाहते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो? इसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या काया पलट सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ जो गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया था खान साहब के हवाले से, उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस इल्जाम को, उस बात को रद्द किया है कि उनकी तरफ से मुलाकात की कोई बात नहीं की गई, बल्कि दरखास्त भी नहीं की गई। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा जो कुछ सिलेक्टेड लोगों के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद कर रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये वो तमाम इशूज हैं जो कि आज टॉपिक्स में एजेंडा पर शामिल है। जो मौजूद पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, मैं उनका तारुफ करवाना साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा डॉक्टर कमर चीमा साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। चीमा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो चीमा साहब मेरा ख्याल है पहले आपसे शुरू कर देती हूं क्योंकि आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन था, लेकिन लगता यह है कि वो दिन अच्छा साबित नहीं हो सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो रैली आपने निकालनी थी, क्या कहेंगे कि वो रैली आखिर नाकाम हुई, उसे कामयाब होने नहीं दे गया? क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे मुझे ना सच्ची बात है, बहुत तो लैंग्वेज पे या डिक्शन पे बड़ा इतराज होता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो दिन है जब शादियां हो गई, जब यू कैन से बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उसको वायलेट किया गया, जब तशद्दुद किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, वाटर कैनन औरतों पे और आंसू गैस फेंकी गई, तो उसमें नाकामी तलाश कर रही हैं। ये नाकामी तो रियासत की है, ये नाकामी तो रियासत की है कि रियासत ने, नून ने, गवर्नमेंट ने आज अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी दफन कर दिया। उन्होंने अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दिया। वो बन गए एक फाशिस्ट, वो बन गए तशद्दुद वाले, मार्शल लॉ वाले, एक क्रिमिनल के तौर पर वो कातिल बन गए। जिस तरह 25 मई को एक सेक्रेटरी साहब का माशाल्लाह एक पुलिस ऑफिसर को कि इतनी लाशें गिरा देते तो क्या फर्क पड़ता था, लाशें गिराते फिर इन पे डालते फिर इनको पकड़ते, निकलने ना देते। मैंने तो आइंदा आपको खुद समझदार हो,
मुझे लगता है कि आज वो वारदात इन्होंने आज डाल दी कि आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि जनाब एक टूर दिया है और उस में आप कह लें कि हम रैली निकाल रहे हैं। रात हमारा बैठ के सिक्योरिटी प्लान तय हुआ गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ, और उसमें कोई इशू नहीं था। तो सुबह आके पुलिस घेरा डाल लेती है, लोगों को मारना शुरू करती है, गाड़ियां तोड़ती है, गुल्लू पट बन जाती है पुलिस, आंसू गैस फेंकती है। बिल्कुल मॉडल टाउन का वाकया दोहराया जाता है, जलियांवाला बाग की तरह की हरकत होती है। अच्छा, और आप जी मतलब ये तो इसमें से कुछ बातें तो अवाम पहले से भी जानते हैं, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे ये फरमाएगा कि इमरान खान साहब ने इस रैली के लिए निकलना था, खान साहब की तरफ से कोई कोशिश की गई? उनकी तरफ से तो लाहौर कोर्ट में पहुंच गई ना उनकी लीगल टीम के, जी खान साहब आना चाहते हैं, जमानत कबल गिरफ्तारी लेना चाहते हैं, लेकिन खान साहब खुद क्यों नहीं निकल सके? क्या बात कर रही हैं? अब जंगल में रहती हैं कि शहर में रहती हैं? आप चाहती हैं खान साहब डंडा पकड़ के लड़ें, गन पकड़ें, तोप उठाएं, टैंक पे बैठे लड़ाई करें? भाई मुहज्जब दुनिया में रहते हैं, खान साहब जमहूरी आदमी हैं, खान साहब लॉ अबाइडिंग शहरी हैं। आप जी ये तो होती रहती है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, शहादतें हुई, आप मुझे बता रही हैं कि ये तो होता रहता है, ये तो लोगों को पता है। मुझे तो बड़ा अफसोस है, मुझे नहीं समझ आती। मैं आपके साथ प्रोग्राम कंटिन्यू करना, मेरा ख्याल है आप भी जंगल में नहीं रहते, मैं भी नहीं रहती। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात अर्ज की है कि खान साहब खुद क्यों नहीं निकले? होता रहता है, हमने तो ऐसे लीडर मुझे आपसे प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या बात कर रही हैं? मैं तो सिर्फ आपसे आपका मौका ले रही हूँ चीमा साहब, बड़े अदब के साथ। मैं सिर्फ आपसे इतना सर्च कर रही हूँ कि खान साहब खुद क्यों नहीं निकले? बीबी के लिए कारकुन जब शहीद हुए थे तो बीबी उनके घर पहुंच जाती थी, खान साहब तो सिर्फ रैली में निकलना था। आपको खान साहब को चाहिए कि 70-80 बंदे मरवा देते और कोई 10-15-20 पुलिस वाले मार देते, तो आप कहती है कि खान साहब बड़े दिलेर हैं, ठीक है, और इस मुल्क में फसाद फैल जाता है, इस मुल्क में खाना जंगी लग जाती। भाई आप इसमें कोई अमन तलाश करें, आप इसका क्रेडिट दें हमें कि हमने 25 मई को भी सब्र किया, हमने 17 जुलाई को भी सब्र किया, आज भी सब्र कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने आपको सब्र से, कानून से शिकस्त देनी है। आप हैं फाशिस्ट, आप हैं लात तोड़ने वाले, आप हैं क्रिमिनल को हमने पहाड़ों पे चढ़ के तो गन्ने नहीं चलानी। जो मौलवियों ने गलती की, जो कबायलियों ने गलती की, वो गलती हमने नहीं करनी। चीमा साहब चलिए, मैं आपके जज्बात की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बड़े अदब के साथ एक सवाल और भी मुझे करने दें। वो ये कि जहां खान साहब ने रैली की क़यादत करनी थी ना, चले मैं गुज़िश्ता रात पे आ जाती हूँ, आपने कल तो प्लान बनाया हुआ था ना खान साहब ने निकलना है। मुझे ये फरमा दें कि खान साहब रैली की क़यादत करने के लिए निकल सकते थे, खान साहब अदालतों में क्यों नहीं जाते फिर? देखें, ये जो बात है कि खान साहब ने रैली की, पहली बात यह कि जब 74 पर्चे हों तो हर जगह पहुंच ही नहीं सकते। 74 पर्चों में अदालतों में खान साहब जी 76 हैं। कितने? 75 हो गए, 76 हो गए। अच्छा, 76 पर्चों में खान साहब तो एज ए वज़ीर आज़म भी अदालत में पेश रहे हैं, बाद में भी जाते रहे हैं, जाके जहां जहां कहीं आप कह लें कि किसी को शक पड़ा कि हमने अदालत की सुप्रीमेसी को नहीं माना, हमने जाके अपने आप को सबमिट किया। खान, इस बात में आप हमें हमारे ताकत ना तलाश करें, हमारे अंदर कोई बगावत ना तलाश करें, हमारे अंदर कोई लॉ ब्रेकिंग ना तलाश करें। हम तो कानून को मानने वाले लोग। चलिए, आप कानून को मानने वाले, ठीक है चीमा साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास वापस आती हूँ। आपने कुछ सवाल, चीमा साहब आपने कुछ सवाल उठाए, मुझे जरा सा उसका जवाब लेने दें। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद है। बलोच साहब जरा ये फरमाइएगा, मुझे तो खैर इन्होंने जंगल में भेज दिया है, लेकिन आप कानून की बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं। आप इमरान खान साहब इतनी पुरअमन रैली निकालना चाह रहे थे, आपने उनके 70-80 बंदे मार दिए और मेरा ख्याल है किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर ये चल नहीं सका। तो आप ये फरमाइएगा कि आखिर ये जंगल का कानून क्यों, आखिर आपने लाहौर में ये मनाजिर हमें भी दिखाए और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब तो बड़े पुरअमन तरीके से रैली निकालना चाह रहे थे। मानो ही देखें, गुजारिश ये है कि खान साहब जितने पुरअमन हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। जिस तरह से कि आपको याद होगा कि जब इन्होंने 1-2 दफ़ा इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने की कोशिश की और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, तो उस वक्त ये और इनके साथी क्या बढ़के लगाते थे, कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी और हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देंगे, उसके ऊपर धावा बोलेंगे। और ऐसा हुआ भी, और आपने देखा भी कि एक वो जो वाकया पेश आया उस वक्त भी असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि खान साहब ने आज तक जितनी भी रैलियां निकाली हैं, जितने भी प्रोटेस्ट किए, वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए। पाकिस्तान के अवाम उनके साथ उनकी बातों से उकता चुके हैं और उनके साथ निकलने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि जब वो कहते थे कि मैं रैली लेकर इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूं, और वो रैली आज तक इस्लामाबाद नहीं पहुंची, और उसी गुस्से में उन्होंने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तोड़ दी कि भाई सूबाई हुकूमतें भी वोट चुरा के बनाई, लेकिन इसके बावजूद
सूबाई हुकूमतें भी बंदे नहीं निकाल सकी। तो इसी वजह से ये भी एक फैक्टर था जब उन्होंने अपनी हुकूमतें खुद ही तोड़ी। दूसरी गुजारिश ये है कि खान साहब के पुरअमन उस वक्त भी पुरअमन थे जब इन्होंने पीटीवी के ऊपर हमला किया था। खान साहब उस वक्त भी पुरअमन थे जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खुदवाई थी। खान साहब आज पुरानी बातें कर रहे हैं ना, इस तरह तो फिर मैं जेल भरो तहरीक की बात भी कर दूं। इससे अलावा भी खान साहब ने बड़ी तहरीकें शुरू की थी। उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी शुरू किया था, जो आपने भी जिसका हवाला दिया, उसमें लोग नहीं नजर आए। लेकिन क्योंकि आज की रैली में उन्होंने कहा है कि बहुत लोग थे, तो मेरा सिर्फ सवाल ये था कि आखिर कोशिश क्यों उनको नहीं करने दी गई कि वो एक पुरअमन रैली, इंतखाबी मुहिम शुरू करना चाहते हैं। आपके पास तो एक जवाब आ जाता कि वो रैली में जा सकते हैं तो कोर्ट्स में भी पेश हों, वो मौका आपने क्यों गवा दिया? बात ये है कि खान साहब, मैं कोई सूबाई हुकूमत का तो तर्जुमान नहीं हूँ, इस वक्त निगरान हुकूमत है और जाहिर है उन्होंने दफा 144 लाहौर में लगाई है, तो कानून का तो एहतराम करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि खान साहब किसी कानून और आइन पर यकीन नहीं रखते। सैकड़ों के हिसाब से, एक दो नहीं, सैकड़ों के हिसाब से पेशियां हैं जो नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने अदालतों के एहतराम में की, अगरचे हमें उन फैसलों पर तफदात थे। अभी कल की बात है कि खान साहब एक अदालत में गए और जिस तरह से जत्था अपने साथ लेकर जाते हैं और जिस तरह से इन्होंने उस अदालत में गोल गपाड़ा किया, वहां की अदालत का डेकोरम खराब किया, वहां के दरवाजे तोड़े, वो भी मंजर 2-4 दिन पहले पूरी कौम ने देखा है। तो बात करने का मकसद ये है कि खान साहब हमेशा ये चाहते हैं कि अगर वो इक्तदार में हो तो अपने सियासी मुखालफिन को 2-2, 3-3 सालों में जेलों में बंद करें, चाहे राना सनाउल्लाह साहब जैसा बदनामे जमाना केस भी क्यों ना बनाना पड़े, जिसकी कि पूरी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जब वो अपोजिशन में आते हैं तो फिर वो इंतशार की सियासत करते हैं, फिर वो करते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, फिर वो चाहते हैं कि शहरों के ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं, फिर वो शहरों का अमन तबाह करना चाहते हैं, तो और शहरियों को अदियत देना चाहते हैं। बहरहाल खान साहब को चाहिए कि सबसे पहले जो उनके ऊपर केसेज हैं और अमन तरीके के साथ अदालतों में जाएं और उनका जवाब दें, उसके बाद फिर ये रैलियां भी निकालें और फिर ये सियासी जलसे भी करें। वो उसके लिए खैर उज़र देते हैं कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो चल नहीं सकते, उनको सहारे की जरूरत है। चले, वो एक उनका एक मेडिकल इशू मौजूद है, अब आई डोंट नो उस पर वो बेहतर शायद रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर कमर साहब, ये फरमाएगा कि आपने दोनों तरफ का स्टांस सुन लिया। पीटीआई की जो रैली थी, बलोच साहब मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। कमर चीमा साहब, सर दोनों तरफ का स्टांस आपने देखा, जिस तरीके से पीटीआई के सपोर्टर निकले, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन दफा 144 भी नाफिज थी। दूसरी तरफ चीमा साहब जो बात कर रहे हैं कि जी बहुत खूनरेजी हो गई, खून खराबा हो गया, लोगों की जानें चली गई, ऐसे में खान साहब बाहर कैसे निकलते? तो आप फरमाइएगा, खान साहब को निकलना चाहिए था या उनको इंतजार करना चाहिए था कि हालात ठीक हों तब वो कारकुनों में जाएं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है, मैक्सिमम प्रेशर। कभी वो एस्टैब्लिशमेंट पे मैक्सिमम प्रेशर डालते हैं, कभी वो जुडिशरी पे मैक्सिमम प्रेशर डालते हैं, और आप देखें कि वो शुरू से सड़कों पे निकले और सड़कों पे जब वो निकले तो वो बैकफायर कर गया। 25 मई की बात की जा रही है, 25 मई बैकफायर कर गया था। और आज अगर इमरान खान साहब लाहौर में निकलते हैं या बहुत सारी और जगहों पे निकलते हैं, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ जरूर खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के कहने पे सड़कों पे नहीं आएगी। 2000, 5000, 10,000, 20,000 बंदा सड़कों पे लाना इतनी करोड़ों की आबादी में कोई बहुत बड़ी बात मैं इसको नहीं समझता। और इमरान खान को एक चीज समझ आ गई है कि जितना इस वक्त, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और वो जुडिशरी को भी माफ नहीं करते, वो समझते हैं कि सबको रकेत दो, क्योंकि जनरल पब्लिक का एक सेंटीमेंट उनके साथ है। तो वो जो मर्जी करें, वो अदालतों में पेश ना हो, वो लोगों को कहेंगे कि आए बरतानिया जैसी जमहूरियत लेके आए, वो खुद ऐसे कभी पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। वो लोगों को कहेंगे कि अदालतों में जाएं, उनके ऊपर केस बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग और ये जितनी पीडीएम है या एस्टैब्लिशमेंट जो है, इमरान खान के साथ सॉफ्ट हैंड रखा हुआ है। जिस तरह इन्होंने बाकी लोगों को जेलों में डाला, इमरान खान को तो हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है। आप तो ऐसे लगता है पीटीआई के वर्कर बाहर खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किस लीडर को जो है वो जेल में डाला जा रहा है या पता नहीं इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। मतलब कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को मफलूज कर दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इन एलीट की वजह से आज हुई है। मैं किसी एक को नहीं कहूंगा, ये एलीट है सारे, इमरान खान हो
PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ये एलीट की वजह से आज एक आम आदमी मुतासर हो रहा है। इमरान खान को हम थोड़ा सा लाइन से हट रहे हैं। मेरा चलिए मैं सवाल को रिफ्रेस कर देती हूँ। मेरा सवाल ये था कि आया अब इस वक्त की जो सिचुएशन है, खान साहब को करना क्या चाहिए था? देखिए, एक तरफ उनको कोर्ट्स बार बार बुला रही हैं कि जी खुदारा आप अदालतों में पेश हों, फिर नून लीग इसमें ये बयानियां दे रही है कि अदालतें उनके साथ अलग सलूक करती हैं, हमारे साथ अलग सलूक करती हैं। इस पर हम आगे आने वाले सेगमेंट में तो बात करेंगे, लेकिन खान साहब अगर रैली में निकलते तो क्या नून लीग को एक स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं मिल जाता कि जी कोर्ट्स में आप पेश नहीं हो रहे लेकिन आप रैलियों की क़यादत कर रहे हैं, इंतखाबी मुहिम आप शुरू कर रहे हैं, तो क्या खान साहब इसमें बैकफुट पर नहीं चले जाते? तो एक ऐसी चीज में अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारने की क्या जरूरत थी मुस्लिम लीग नून को? बिल्कुल सही बात है इसमें कि PMLN के पास एक जवाब आ जाता अगर खान साहब बाहर निकलते। उन्होंने बाहर तो निकलना ही है इमरान खान ने, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान के लिए अदालतों की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि मैं जब मर्जी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को जो मर्जी कह दूं, किसी ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। जजेस तो इंतजार कर रहे होते हैं उनके लिए। अभी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखता है कि मुझे वीडियो लिंक पे लो, हाई कोर्ट के बाहर जाके वो कहते हैं कि मैं बैठा हूं गाड़ी में, आके जो मुझसे पूछना कर लो। नहीं, लेकिन जाना तो पड़ा ना उनको, वो दरखास्त भी वीडियो लिंक पे लेने की मंजूर तो नहीं हुई है ना अभी। लेकिन मैडम बात ये नहीं है, बात ये है कि उनका एटीट्यूड चेक करें। क्या वो एक ऐसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन बात कर रहे हैं? अगर वो पार्टी के हेड के तौर पे बात कर रहे हैं तो वो क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं पाकिस्तान की जनरल पब्लिक के लिए कि तुम भी अदालतों के साथ ऐसे करो? क्या जनरल आम आदमी, मुझे और आपकी हैसियत, हमारी हैसियत है कि हम जाके कहें कि हम गाड़ी में बैठे हैं? या कोई और सियासतदान, हमें तो छोड़े, कोई और सियासतदान भी ऐसे कर सकता है? मेरा ख्याल है इमरान खान को एक पता है कि क्योंकि जनरल पब्लिक मेरे साथ है, मैं एक लार्ज, मेरे सेंटीमेंट पब्लिक मेरे साथ है, तो मैं जो मर्जी करूं। इस मुल्क में जुडिशरी कंट्रोवर्शियल हुई है, एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोवर्शियल हुई है, ये सारे डिस्क्रेडिट है, तो मुझे हक पहुंचता, मैं जो मर्जी करूं। लेकिन उसके बावजूद भी केसेस तो उन पे बन रहे हैं ना। मैं जरा जमशेद चीमा साहब को दोबारा शामिल करना चाहूंगी। चीमा साहब, अगर आप लाइन पर हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा, 76 केसेस खान साहब के ऊपर बन चुके हैं। इर्द गिर्द शायद कोई ऐसा उनका हिस्सा नहीं है, उनका कॉर्नर नहीं है उनकी जिंदगी का जहां पर केसेस ना बनाए गए हों। लेकिन खान साहब के हवाले से एक तरफ नून लीग ये बयानियां भी रख रही है कि जी कोर्ट्स बड़ा एक डुअल तरीके से पेश आ रही है, हमारे केसेस को किसी और अंदाज में देखते हैं, PTI के केसेस को किसी और अंदाज में देखते हैं। कोई मिनिस्टर उनका कहता है जी तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं है। तो ये जो कंट्रोवर्सी अदलिया के गिर्द क्रिएट की जा रही है, इसमें खान साहब को अगर कोई सही फैसला भी आ जाए तो वो कहेंगे कि जी ये तो प्रो PTI थी इसलिए इस किस्म का फैसला दिया। गालिबन जमशेद चीमा साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। गौहर बलोच साहब, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ये जो नून लीग नैरेटिव दे रही है सर, ये क्या दुरुस्त है? पहले एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक अरसा दराज तक नून लीग तनकीद करती रही, मरियम साहिबा सरे फहरिस्त थी, अब उस वक्त अगला टारगेट अब आपका जुडिशरी बन चुकी है, तो क्या ये जरूरी है कि आप किसी न किसी इदारे को अपनी हिट लिस्ट के ऊपर रखें? बात ये है कि इमरान न्याजी साहब का जो लाडलापन है वो खत्म ही नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि खान साहब अमेरिका के दौरे पर गए और वहां जाकर कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का जो वापस आकर जो AC बंद करवा दूंगा जो जेल में चल रहा है। तो देखिए बात जब खान साहब को 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुरा कर इनको मुसल्लत किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही शुरू हुई, तो आपने देखा है कि उसके बाद ये लोग एक्सपोज हो गए जब डस्का का इलेक्शन हुआ। और साथ ही साथ ये है कि खान साहब का जो लाडला, आप तौहीन अदालत का केस देख लें कि एक खातून जज को खुलेआम खान साहब ने धमकियां लगाई और उस केस में अदालतें बुला के खान साहब कहते रहे कि प्लीज अदालत में आ जाए, हम आपको रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, और खान साहब को रिलीफ मिला। लेकिन इसके बाद PMLN के कई, आपको पता है, जिसमें दानियाल अजीज हैं, तलाल चौधरी है, निहाल हाशमी है, हत्ता के पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, तौहीन अदालत के केसेस में उनको सजाएं सुनाई गई और उनको नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ साहब को पनामा का बहाना बनाकर अकामा के ऊपर नाअहल किया गया। खान साहब को इक़्तिदार में बिठाने के लिए उनके सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करके चाबियां दरियाओं में फेंक दी गई कि इनको कहीं मतलब है कि ये जेलों में पड़े रहे, लेकिन इनको खान साहब की हुकूमत चलती रही। वो हुकूमत तो चलती रही लेकिन मुल्क भी चल गुजरा। मुल्क के माशी हालात में तबाही आ गई, मुल्क के सियासी हालात में इंतजार आ गया। बलोच साहब, वैसे तबाही और माशी हालत की जो आपने बात की, माजरत के साथ इसमें नून लीग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी सर। और गिलानी साहब जिनका आपने जिक्र किया है, उनके नैब केसेस, अभी नैब अमेंडमेंट के बाद बड़े केसेस उनके खत्म भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, चीमा साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद है, मैं क्विकली उनसे कॉमेंट ले लूँ, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। जमशेद चीमा साहब, सर मेरा सवाल ये था कि अदलिया के ऊपर इस वक्त नून लीग जो तनकीद कर रही है खान साहब के हवाले से, अगर खान साहब कोर्ट्स में पेश हो जाते हैं, अभी उन्होंने अगले केसेस के लिए भी दरखास्त दे दी है कि
उनको वीडियो लिंक पे दे दिया जाए। एक तरफ वो मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को भी, खुद भी जाना चाहते हैं फील्ड में, दूसरी तरफ आप उनको ये रिकमेंड किया जा रहा है कि जी वो पेश ना हो। तो इस तरह तो नून लीग को मौका मिलेगा कि वो अदलिया को भी कंट्रोवर्शियल बना दे। सर, नून लीग के पास हर वक्त मौका है। नून लीग तो ऐसी लाडली पार्टी है कि जिसके आप कह लें कि 8-8 साल सजा वाले जो लोग हैं वो भी मुल्क से बाहर जाते हैं, जाके लंदन में रहते हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाते हैं, चीफ जस्टिस लगाते हैं, वो हुकूमतें चलाते हैं, वज़ीर आज़म लगाते हैं, वज़रा लगाते हैं। वो ये तो फिर उनकी बेटी जो उनका भाई जिसने गारंटी अपना जमानत दी थी वो वज़ीर आज़म बनता है, भतीजा वज़ीर आज़म बनता है। जिस दिन वो नहीं वज़ीर आज़म नहीं बनते उस दिन वो बाहर चले जाते हैं। ये सारी प्रिविलेज उनके पास मौजूद है रही है। सो आप कह लें बेसिक जो बात है, ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो जिस तरह आप कह लें था जस्टिस कयूम, अल्लाह ताला उनको उनके गुनाह माफ करे, जस्टिस कयूम होने चाहिए। सारे पूछें कि मियाँ साहब 5 साल सजा देनी है कि 7 साल के 10 साल कर दें, बता दें जरा। तो मियाँ साहब उसे हुक्म करें कि नहीं 5 कर दें या 10 कर दें, हाथ तगड़ा रखो या हाथ औड़ा रखो। ये बेसिकली ये लोग हैं। तो इस तरह की जो रीसेंट ऑडियो लीक्स आई उस पर आप कोई कमेंट नहीं करेंगे? अभी पिछले कुछ दिनों भी तो काफी ऑडियोज आई हैं ना, आपके ख्याल में आपने भी सुनी होंगी, हमने भी सुनी होंगी, उस पर बात भी काफी हो चुकी है। तो ये सिलसिला तो माजी में भी था, हाल में भी है, मुस्तकबिल में भी होता रहेगा। अच्छा, दूसरी जो बात इसमें कि दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें लगा के उन पे कमेंट करना है एक सजा याफ्ता औरत का, ये भी हमने तारीख में पहली बार देखा है। और उसे तो पूछे ना, उसकी कोई तौहीन, किसी अदालत की तौहीन ना हो, किसी जज की तौहीन ना हो, किसी अदारे की तौहीन ना हो, किसी अदारे के माथे पे पसीना ना आए, किसी को शर्मिंदगी ना हो, ये भी हमने पहली बार देखा है। किसी अदारे पे हमला कर दें, वहाँ जजेस को मारें, फेंटी लगाएं, डंडे मारें, लटा दें। खान साहब नहीं करते ऐसा आपके ख्याल में? इदारों के ऊपर बात नहीं करते हैं, लोगों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर, इदारों के सरबराहों के ऊपर कोई बात नहीं करते? वैसे मैं आपसे पूछ रही हूं। अब बेसिक जो बात है कि मैं समझता हूँ जिसे कहते हैं सब जुडिशियल जो केस अदालत में है उस पर मरियम बीबी को तो शायद कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मरियम बीबी कह रही है कि इंसाफ करो। इंसाफ कौन सा? मैं समझता हूँ अगर वाकई अदालत ने इंसाफ कर दिया तो मरियम बीबी के खानदान का एक भी बंदा कभी बाहर नहीं आएगा। सारी उम्र ये नवाज शरीफ अंदर रहेगा, मरियम खुद अंदर रहेगी, शहबाज शरीफ अंदर रहेगा, हमजा अंदर रहेगा और क्या नाम है सलमान अंदर रहेगा। ये सारे के सारे सारी उम्र के लिए सागदार सारी उम्र अंदर रहेगा अगर ये इंसाफ हो जाए। ये तो मांगे एनआरओ, ये तो मांगे इमदाद मांगे हैं, ये तो आप करें अदारों से रहम मांगे हैं, ये तो अदारों से तल्लकार मांगे, पैसे दें और आप इंसाफ ले लें। ये तो उनको ये मांगना चाहिए, इंसाफ इनको मांगना नहीं चाहिए। इनको तो इंसाफ सूट ही नहीं करता। मेरा सवाल आज ये है कि ये पार्टी इस वक्त कत्लो गारत में उतर आई है। कत्लो गारत पे जब आप अनपॉपुलर हो गए हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं रहा, तो आप थोड़े हैं सोसाइटी में, आप 10% है, 15% है, 20% है, 80% आपके मुखालिफ आवाम खड़ी हो गई है। अगर आप कत्लो गारत पे चले जाए, आप उनको आटा अवेलेबल नहीं है, बिजली अवेलेबल नहीं है, नौकरी हर छठे बंदे की नौकरी चली गई है, और ऊपर से आप मतलब आपने ये शुरू कर दिया लोगों को जेलों में बंद करना, लोगों को मारना। तो फिर अगर आपके घर में लोग दाखिल होता तो आप करेंगे क्या? आप तो सिविल वार की तरफ जा रहे हैं, आप तो लोगों को सिविल वार की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपकी शिकस्त यकीनी है। अगर लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं तो आपकी और आपके खानदान की, आपके सहूलतकारों की, आपके दोस्तों की, सारों की शिकस्त यकीनी है। चलिए सर, आपने सहूलतकार का लफ्ज वैसे अच्छा इस्तेमाल किया है। मैं कमर चीमा साहब का कमेंट ले लूं आपसे, फिर मैंने कुछ सर्वेज आ रहे हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। कमर चीमा साहब सिर्फ क्विकली कमेंट कर दीजिएगा कि जिस तरीके से चीमा साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी बेसिकली तो सिविल नाफरमानी और ये पूरा सिनेरियो खराब करने में नून लीग का किरदार है। अवाम के पास अगर आज खाने को नहीं है तो इसमें भी नून लीग का किरदार है। माजी में पीटीआई जो छोड़ के गई है उससे वो बरियोजिमा हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो सारी मसाइल हैं वो सिर्फ नून लीग के गिर्द घूमते हैं, और उसमें अगर नून लीग एंटी जुडिशरी बयानियां लेकर आ रही है तो उसमें कसूरवार वही हैं, और खान साहब इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पोजीशन पर खड़े हैं। दुरुस्त है ये बात? तो ये है कि जिस तरह पीएमएलएन चाहती है कि जुडिशरी उनके हक में फैसले दे, पीटीआई भी तो यही फैसले लेती रही है। इमरान खान को सादिक अमीन किस तरह कहलवाया गया था, आपको नहीं पता? नहीं, वो अभी उन्होंने इस बात को करेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमने पूरा सादिक और अमीन नहीं कहा था मैंने। नहीं, लेकिन देखिए उस वक्त तो बयानिया बन गया ना सना। इंपॉर्टेंट तो ये है उस वक्त 2018 का इलेक्शन तो जीत लिया उस बयानिया की बेस के ऊपर। तो सब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुंजी उनके हाथ में हो। फवाद चौधरी की आपने लीक्स नहीं सुनी, इसके ऊपर ये लगवा दो, फलाने जज को ये कहो, उस जज यही अर्ज करी थी मैं चीमा साहब से कि अभी भी ऑडियोज आ रही हैं। ये सारे एक ही हैं, ये सारे एक ही हैं। नून लीग अपने माजी के दौर में करती रही, ये आज करते रहे हैं। पहले इनको एस्टैब्लिशमेंट की मदद थी, आज ये अकेले सड़कों पे भाग रहे हैं। इनको भी वही चाहिए जो नून लीग को चाहिए। क्वेश्चन तो ये है कि अवाम को क्या चाहिए, ये उनकी नहीं सुनते और अवाम के नाम पे सियासत करते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। और हर कोई कानून से ऊपर जाना चाहता है
और कानून की बात कर रहे हैं। हमें तो ये इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। मैं तो पाकिस्तानी अवाम को दाद देता हूँ जो हर सियासी लीडर के अंदर किसी को तलाश करती है कि ये उनके लिए कुछ लेके आएगा। ये जब ऊपर पहुंचते हैं तो वैसे ही होते हैं जैसे इनसे पहले होते थे, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। तो ये ना बताएं हमें कि आप जो है बहुत अच्छे हैं और पिछले बुरे थे। आपने कितना कर्जा लिया है? पीपल्स पार्टी ने तो 45,000 अरब के करीब कर्जा छोड़ के गई थी पीटीआई। 15 ट्रिलियन पीपल्स पार्टी ने लिया, नून लीग के दौर में 25 हो गया, इनके दौर में 60 ट्रिलियन हो गया। कर्जों से मुल्क चलाना है तो सना मैं और आप चला लेते हैं, हमें क्या मसला है? कर्जे लेके अगर मुल्क चलाने हैं तो जो ये करते रहे तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बताएं। गालियां एक दूसरे को दें, लेकिन वो जो गरीब आदमी जिसके लिए तेल, इमरान खान ने जाते जाते जो आईएमएफ के प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाई, तो कौन जिम्मेदार है सना? वो शौकत तरीन साहब की ऑडियो भी मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है चीमा साहब वो ऑडियोज नहीं सुनते, वो सिर्फ नून लीग की ऑडियोज के ऊपर उन्होंने फोकस रखा हुआ है, या जो साहब पुरानी ऑडियोज थी। एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं सर, बाकी हमारे तमाम पैनलिस्ट से भी कमेंट। इसके अलावा जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है नून लीग की तरफ से, वो अपनी जगह, इंतखाबी मुहिम भी अपनी जगह, सियासी जमातों की मसरूफियात भी अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन के हवाले से कुछ सर्वेज आ रहे हैं, वो सर्वेज बिल्कुल अलग स्टैट जाहिर करते हैं। गवर्नमेंट के स्टेट्स में बिल्कुल अलग सिनेरियो जाहिर करते हैं, और इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब देखना यह है कि आया वाकई इस मुल्क में आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में इंतखाबात वाकई होते हुए नजर भी आ रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब साबित होगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन का माहौल तो बनता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पंजाब में 30 अप्रैल की तारीख भी दे चुका है, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं उनसे लगता नहीं है कि हुकूमत की कोई इंटेंशन है कि इंतखाबात करवाए भी जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से वजीर कानून साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क में अगर इंतखाबात मरदमशुमारी की बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। राना सनाउल्लाह साहब भी इसी बात में हमनवा नजर आते हैं। क्या वाकई इस वक्त हुकूमत संजीदा है? इस पर जरा बात कर लेते हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि गवर्नर केपी के भी और इलेक्शन कमीशन जो वहां पर आज मौजूद था, उनके दरमियान भी कोई खातिर खा नताइज नहीं मिल सके मुलाकात में कि आखिर वहां पर भी इलेक्शन कब होने हैं। मैं अली गौर बलोच साहब, पहले तो ये चाहूंगी कि कुछ चीजों के ऊपर आप रिस्पॉन्ड करिए जो जमशेद इकबाल चीमा साहब ने उठाए थे अदलिया के हवाले से, और दूसरा ये कि सर ये हुकूमत की बेंचेस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इलेक्शन मरदमशुमारी के साथ अगर हो या उसके बाद हो तो बेहतर है, तो क्या हुकूमत वाकई सीरियस है जो डेडलाइन कोर्ट्स दे रही हैं उन डेडलाइंस में इलेक्शन करवाने में? चीमा साहब ने ये कहा है कि पूरी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को जेलों में बंद होना चाहिए। ये इनकी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी दरीना ख्वाहिश है। पहले भी जब इमरान न्याजी साहब को मुसल्लत किया गया था आरटीएस सिस्टम चुरा के, उस वक्त भी इसी ख्वाहिश पर, लेकिन उस वक्त तो इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन अब वो ख्वाब इनका शर्मिंदा ताबीर होता नजर नहीं मुझे आ रहा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में, मैं चीमा साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान की तारीख में ये एक पहली दफा तरीका वारदात है कि घरेलू खवातीन को पाकिस्तान में चोरियों और डाके डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। आपको पता है कि 6 डायमंड की वो अंगूठियां जिस तरह से फरा गोगी के जरिए अरबों रुपए इकट्ठे किए, ब्यूरोक्रेसी के तबादले कराए, किक बैक्स लिए और उसको मुल्क से फरार करवा दिया। उसके बाद जो जजेस की ऑडियोज और वीडियोज आई है, जिस तरह से कि अभी फवाद चीमा साहब की भी, फवाद चौधरी साहब की भी बात मतलब है कि ऑडियो सामने आई, परवेज लाई साहब की आई, तो इसका मतलब क्या है कि खान साहब और जत्थों के जरिए मतलब है कि वो अब पाकिस्तान के हिटलर बनना चाह रहे हैं कि जिसमें अपने जत्थों के जरिए वैसे ऑडियोज पे हम नहीं जाते, ऑडियोज हमेशा से आते रहे हैं। जस्टिस कयूम का उन्होंने हवाला दिया, उनकी ऑडियो भी हमने माजी में देखी है, हम सारी जिंदगी ऑडियोज ही सुनते रहे, लेकिन इस मरतबा ऑडियोज को हाइप बहुत दी जा रही है। जिस तरह से साकिब निसार के जरिए उस वक्त, जिस तरह से साकिब निसार के जरिए, जिस तरह से उस वक्त के ट्राइका के जरिए ट्रायल किया गया, मीडिया ट्रायल भी नून लीग का किया गया, एक टिकर भी नहीं चलाने दिया जाता था, इतनी जुबान बंदी थी। मरियम नवाज साहब उस पर आ जाए। गौर साहब, मेरा सवाल इलेक्शन पे काइंडली अगर उस पर आ जाए। जी देखिए, इलेक्शन तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन का काम है, उन्होंने डेट दे दी है, बाकी ये अभी निगरान हुकूमत है सूबाई, अब वो देखते हैं कि वो मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हुक्म जरूर है, ये एक हकीकत है कि देखिए जो मरदमशुमारी है वो इस वक्त मुल्क में शुरू हो चुकी है, और जो पिछले इलेक्शन भी हुए थे उस वक्त ये कानून साजी की गई थी कि नए इलेक्शन जब कराए जाएंगे तो उसमें मरदमशुमारी की जाएगी, इन हल्का बंदियों पर नहीं हो सकते इलेक्शन। और दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस करवाता है तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और अभी डेट भी आ चुकी है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा तो यकीनी तौर पर पीएमएलएन इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। हाँ, जब 2018 के इलेक्शन चुराए गए थे, हमें उन इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद
हम उन असम्बलियों का हिस्सा बने, हम उन असम्बलियों के अंदर बैठे जिनमें तो इन्होंने सर आप पीटीआई को भी फिर सियासत इलेक्शन में शामिल होने के लिए असेंबलियों का हिस्सा उनको भी बनने देते ना, आप वो असेंबलियों में आना चाहते थे, आपने दरवाजे बंद कर दिए। चले मैं असम्बलियां तोड़कर और इस्तीफे देकर बाहर चले गए। कभी जब बाहर चले जाते हैं फिर अदालतों में जाते हैं हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए, जब स्पीकर इस्तीफे मंजूर कहता है फिर कहते हैं हमने असम्बलियों के अंदर आना है। तो इन्होंने पाकिस्तान में एक सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की एक कोशिश की है और वो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। ये कोई मतलब है कि ये कोई मतलब है कि बनी गाला का इमरान नियाजी का घर नहीं है जिसको ये रेगुलराइज करवा लेंगे एदा वजीर आजम और बाकी मुल्क के लिए अलग कानून होगा। इनको किसी कानून और आइन चले मैं कमर चीमा साहब की तरफ जाऊं, फिर मैंने बाद में चीमा साहब की तरफ भी जाना है। कमर चीमा साहब सर एक क्विकली देखिए गौर साहब का स्टांस, सर मैं गौर साहब आपके पास वापस आती हूँ, सर मैं वापस आती हूँ, बाकियों को भी टाइम देने दें। कमर चीमा साहब सर एक तरफ जो गौर बलोच साहब बात कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं अब उनको सही समझे गलत समझे, वो सर्वेज ये कह रहे हैं कि जी खान साहब टॉप पर हैं 61% के साथ नंबर 1 पे हैं, बाकी तमाम जमातें हैं, मुझे नहीं पता इसका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन इसमें मरियम साहिबा भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, बिलावल साहब भी हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन सर्वेज में खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो अभी भी टॉप पर नजर आती है। महंगाई का जिम्मेदार इस सर्वे में पीडीएम को करार दिया जाता है। तो कोई भी चीज अच्छी तो मौजूदा हुकूमत के लिए नहीं है। क्या यही वजह है कि इस वक्त की गवर्नमेंट रिलक्टेंट है कि इलेक्शंस में ना जाया जाए? जी बिल्कुल, ये एक फैक्टर जरूर मौजूद है। वो समझते हैं कि अगर हम अभी इलेक्शन में जाते हैं तो हम अवाम के पास क्या लेके जाएंगे, क्योंकि वो जितनी भी इमरान खान साहब की नाकामियां थी वो तो इनके पल्ले पड़ गई, तो इनको इनके लिए मसाइल तो जरूर हैं। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज को एक बड़ा कन्वीनियंट बयानिया मिल गया एंटी जुडिशरी, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं कर सकती, एंटी एस्टैब्लिशमेंट से एंटी जुडिशरी पे चली गई हैं। जी बिल्कुल। तो वो आपको पता है कि वो ये जानबूझ के वो कर रहे हैं और वो जो माजी की एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ वो करेंगी। तो लगता तो ये है कि इस वक्त यही वजह है कि वो ये इलेक्शंस नहीं चाह रहे, और अभी भी देखिए अनसर्टेनिटी है, कानून तो कहता है लेकिन अनसर्टेनिटी है। लेकिन पीएमएलएन के पास या पीपल्स पार्टी जो बड़ी सेफ ग्राउंड पे खेल रही है, उनके पास सिंध मौजूद है, उनकी टर्फ पे कोई नहीं जाता। असल प्रॉब्लम है पंजाब, और अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस डिफरेंट होते हैं जनरल इलेक्शन से, तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक नई रिवायत पड़ जाएगी और ये इमरान खान का ये एक एडवांटेज रहेगा। और फिर ये अगले इलेक्शंस जो है वो मजीद कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, बिकॉज के नॉर्मली तो जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो के टिकट सेटअप में होते हैं, और अभी के टिकट सेटअप जो है वो लग तो यह रहा है कि यहाँ एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, यहाँ पीएमएलएन चला रही है। तो यहाँ पे भी ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो अभी इलेक्शन होते हैं, पीएमएलएन बड़ी भी कोशिश कर ले तो शायद इमरान खान को उनको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बयानियां अगले हो सकते हैं। महीने डेढ़ में मरियम नवाज बहुत सारा चीजें जो है वो टेक ओवर कर सकती हैं, लेकिन वो क्योंकि खुल के बात नहीं कर रही और नहीं, इससे ज्यादा खुल के क्या बात करेंगी? फैज साहब के कोर्ट मार्शल की वो बात कर रही है। मैं चीमा साहब को शामिल कर लूं, मैं वापस आती हूँ कमर साहब आपकी तरफ। जमशेद चीमा साहब, सर गैलब सर्वेस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुण गा रहे हैं और पीडीएम के जवाल की दास्तानें रकम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से उसको कैश करने में नाकाम नजर आती है? पहली बात तो ये कि कमर चीमा साहब हों या मैं हूं या अगर अली गौहर बलोच हूं या कोई और हो, किसी को इतना दानिश्वर बनने की जरूरत नहीं है कि वो कहे कि अवाम बेवकूफ़ है और मैं बड़ा सियाना हूँ। बेसिकली ये अवामी दानिश है कि उन्होंने फैसला किया कि हम महंगाई का जिम्मेदार कौन है, लिहाजा हम जब उससे हट के बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं को हमारा एजेंडा या कोई कहीं ना कहीं कोई मजबूरी हमारी शामिल होती है, जिससे वैसे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अदरवाइज मतलब सारों को पता है। देखिए महंगाई जब हम यहाँ पे थे फरवरी 2022 की आप रिपोर्टें निकालें तो महंगाई फरवरी 2022 में हुई, खुराक की फूड इन्फ्लेशन। आज दुनिया में फूड इन्फ्लेशन रिवर्स हो गई। पिछले साल 6% थी, इस साल 4% है, लेकिन पाकिस्तान 40% है फूड इन्फ्लेशन। सो जब दुनिया में महंगाई कम हो रही है हमारे पास उस वक्त बढ़ी, और जब दुनिया में बढ़ रही थी हमारे पास बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। तो वो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों को भी पता है और आवाम को भी पता है। लेकिन आज यहाँ पे कुछ लोग बेचारों की मजबूरियां जो कुछ भी है वो एक मिक्सअप करना चाह रहे हैं कि सारों का कोई हाल नहीं। भाई सारों का क्यों नहीं हाल? कितने साल बाद हमने 15 साल बाद 6% के हिसाब से 2 साल ग्रो किया। हमने दुनिया में सबसे बेहतर कोरोना मैनेजमेंट किया, हमने मतलब इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो की, एक्सपोर्ट ग्रो की, यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस ग्रो की, यहाँ पे मतलब हर इकोनॉमिक से रिलेटेड हर अशारिया बेहतर हुआ।
वो आप सीमेंट की कंजम्पशन देखें, वो आप तेल की देखें, गाड़ियों की सेल देखें, ट्रैक्टरों की सेल देखें, एवरीथिंग वाज गोइंग रोजी रोजी चीमा एंड साहब, अगर रोजी। इतना अच्छा था तो फिर खजाना खाली कैसे हो गया? 45,000 अरब का कर्जा कैसे चढ़ गया? IMF से जाते जाते मुआहदा खराब हो गया। शौकत तरीन साहब की ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद है जो KPK में उन्होंने की थी। ये सारी चीजें भी तो रियलिटी है ना। बीबी रुके तो सही ना, सवाल इतना लंबा सर मैं आप ही की बात सुन रही थी। सवाल इतना लंबा नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर मेरे मतलब का जवाब भी तो देना जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा मैं देने लगा मैं कह रहा हूँ कि किसने आपको बताया कि फिगर है ना, फिगर मौजूद है, 16.5 अरब डॉलर मौजूद है खजाने में। फिर आप 16.5 अरब डॉलर वाला खाली होता है या 3 अरब डॉलर वाला खाली होता है? तो आप बाद में देना, मुझे बात कर लेने दीजिए पहले। मैं कह रहा हूँ ये थी हमारी सर उसमें एक हिस्सा कमर्शियल बैंकों का और कुछ हिस्सा स्टेट बैंक के पास होता है। जी सर। जी सर। इसमें किया चीमा साहब आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है। मैं आपका इसी जवाब से आपका दोबारा मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद ये जो डिस्कशन है इसको इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगी कि तमाम पैनलिस्ट को मौका मिले। आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी सर। आप कह रहे थे कि दूध की नहरें बह रही थी उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 16 अरब डॉलर थे कमर्शियल और स्टेट बैंक में। तो सर फिर क्या हुआ एकदम जब नून लीग आई, सब कुछ खाली, बिल्कुल कोलैप्स, पाकिस्तान लेट गया बिल्कुल IMF के सामने? मैं कह रहा हूँ कि देखें, हमने इतमाही दानिश अगर कह रही है, अवाम कह रहे हैं कि हमारे दौर में महंगाई कम थी, हमारे दौर में कारोबार चल रहा था, हमारे दौर में लोगों की इनकम बढ़ रही थी, तो इस बात को माने। ये कोई दानिश्वरी इसके ऊपर फिर कोई नहीं होती। जब अवाम मानते हैं तो फिर बाकी कुछ नहीं। अच्छा बचता बाकी दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून जो बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है, ये कर रहे हैं, वो जब अनपॉपुलर हुए हैं, ये क्राइसिस आया उनको पॉपुलरिटी का, तो ये फौजियों के कंधे पे जाके बैठ गए, एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे जाके बैठ गए। वो जाके ये काम नहीं करना चाहिए। जब आपका आप भी तो 4.5 साल बैठे रहे। नॉन डेमोक्रेटिक जो रवैया है वो कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये पॉपुलैरिटी कम होना, ज्यादा होना, पॉलिटिकल पार्टी की उम्र 400 साल 500 साल होती है, कभी आगे कभी पीछे। उसका मतलब ये नहीं है कि जाके आप नॉन डेमोक्रेटिक बिहेवियर पे चले जाए, साइज पे चले जाएं, कत्ल गारत पे चले जाएं, जबरदस्ती 76 पर्चे करें, 76 पर्चे करके आप समझे कि ये लॉ एनफोर्समेंट हो रही है। ये लॉ एनफोर्समेंट नहीं है। डंडे से अगर डॉलर सस्ता हो सकता है, डंडे से अगर आटा अवेलेबल हो सकता है, डंडे से नौकरी मिलती है, डंडे से टेक्सटाइल चलती है, डंडे से एक्सपोर्ट बढ़ती है, डंडे से रेमिटेंस बढ़ती है, तो बढ़ा लें। अगर नहीं पड़ती तो डंडे से कभी दुनिया में चले। जहां डंडा है वो भूखे हो गए। हफीज शेख साहब, असद उमर साहब, इसके अलावा शौकत तरीन साहब से लेके मिफ्ता साहब और डार साहब, कोई भी जो है वो डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सका, क्या PTI और क्या नून लीग। गौर बलोच साहब, सर ये फरमाएगा कि जो कुछ चीमा साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक छोड़कर गए थे, सारा मसला ही नून लीग और PDM का है, आप लोग इतनी एबिलिटी नहीं रखते हैं कि आप सिस्टम ठीक कर सके, गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, आपको फैज साहब को आगे जाने देना चाहिए था। असल मसला तो उन्हीं के गिर्द घूमता था ना, जिनके लिए आज मरियम साहिबा कह रही है कि जी इनका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये चीमा साहब ने बड़ी मतलब पते की बातें बताई हैं। मतलब पाकिस्तानी कौम तो एक बेवकूफ कौम है ना, जिनको पता नहीं है कि 40 रुपए वाली चीनी 140 पर किसने पहुंचाई, 5 रुपए बिजली का यूनिट जो मिलता था उसको 25 रुपए पर कौन लेकर गया, जो आटा और ऑयल सस्ता मिलता था उसको महंगा किसने किया। 200 से नीचे है डॉलर, वो भी 200 पे तो नहीं ले जा सके ना, 285 के ऊपर चला गया। 100 और 110-15 वाले डॉलर को 200 रुपए तक किसने पहुंचाया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे किसने लिए, पाकिस्तान को खाया किसने। पाकिस्तान ने आप जा चुके हैं सन्ना साहब, मेरी गुजारिश भी सुन लेना। देखे ना, बात यह है कि ये पाकिस्तान के अवाम को पता है कि पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट कौन लेकर आया था, पाकिस्तान की लोड शेडिंग जो थी इसको किसने खात्मा किया था, पाकिस्तान में दरबे आज़ करके पाकिस्तान का अमन और कराची की रोशनी किसने बहाल की थी, ये पाकिस्तानी कौम जानती है। लुट्टो और फुट्टो वाला टोला अब जो मर्जी चीखता चलाता रहे, जाहिर है हाँ, अगर ये इतने ही पॉपुलर थे तो जब ये इतने दिल्ली इलेक्शन हार रहे थे, अभी भी कराची से तो इमरान अहमद नियाज़ी इलेक्शन हार गए। हम जानते हैं कि इनकी जितनी पॉपुलरिटी है, इनको पता चल जाएगा, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, फिर इनका रोना शुरू हो जाएगा, रोते पीटते रहेंगे कि हमारे साथ धांधली हो गई, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। असल में ये है, ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं खड़े हुए, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ एहतजाज करते हैं कि आप फिर हमें दोबारा वोट चुरा कर दें, फिर हमारे मुखालफिन को जेलों में बंद करें।
फिर हम हमारे आगे कंधे झुकाएं, हम आपके कंधों चलिए के सर, ऊपर वही छलांग बात है ना, लगाकर पहले बैठने एक की जमात कंधे तैयार पर बैठ गई, अब दूसरी जमात कंधा तलाश कर रही है। कमर चीमा साहब, सर कंक्लूड कीजिएगा कि आप बजाय न्यूट्रल इसमें नजर भी आते हैं, वैसे तो न्यूट्रल बड़ा मुश्किल लफ्ज है इसका इजहार करना, लेकिन फिर भी पीटीआई ये कहती है जी आप एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद सारा अपना करियर जो है पीटीआई का आप देख लें, पिछले 10 साल से क्या कुछ होता रहा, फिर पिछले 3.5 साल क्या होता रहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अब वो ये इल्जाम नून लीग पर लगा रहे हैं। आपको लगता है सर कि ये हर सियासी जमात जो है वो कंधा जरूर तलाश करती है एस्टेब्लिशमेंट का? की बात तो यह है सना कि इन लोगों ने कभी अपनी डिलीवरी पे बात नहीं की कि हमने क्या डिलीवर किया है। इनकी पॉपुलैरिटी होती है एंटी स्टैब्लिशमेंट होने से। तो मजे की बात तो यह है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट होंगे तो पॉपुलैरिटी होगी, डिलीवरी की। मुझे बताएं, कभी 9.5 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने कभी जिक्र किया केपी में क्या हम कर रहे हैं? या पीपल्स पार्टी 15 साल से बता सकती है वो सिंध में क्या कर रहे हैं? कोई बस सिर्फ इतना एंटी स्टैब्लिशमेंट हो जो ताकत क्योंकि स्टैब्लिशमेंट के पास है उनके खिलाफ बात करोगे तो लोग आपके साथ हो जाएंगे। असल तो मसला यह है कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर डेडलॉक है ना, इसको कैसे खत्म होना है, असल क्वेश्चन वहां पे मौजूद है। इनकी डिलीवरी पे क्या अच्छा देखें। कमर साहब, क्विकली सर, अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहते, सियासी मामलात को आप लोग खुद देखें, खान साहब की दरखास्तें आती हैं मुलाकात की, वो डिनाई भी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आप अपने मसले खुद हल करें। हमारी सियासी जमातों में आखिर ये विल पावर क्यों नहीं है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके बैसाखियों के बजाय? देखिए, मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो सकती है। उसकी वजह कि जितना इमरान खान को सियासतदान जब तक नहीं बैठेंगे और ये फैसला नहीं करेंगे मुस्तकबिल का, एस्टैब्लिशमेंट कैसे न्यूट्रल होगी? इमरान खान की सारी सियासत ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। वो समझ जाए नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी तो मेरा मुकाबला ही नहीं इस वक्त कर सकते जितने वो पॉपुलर हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हो सकती जब तक ये नहीं बैठेंगे। इनको पहले बैठ के फैसला करना है कि एस्टैब्लिशमेंट को क्या रोल है। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट ऑटोमेटिक बैकफुट पे जा सकती है। लेकिन ये रिस्क ही नहीं लेना चाहते, ये एक दफा रिस्क नहीं लेना चाहते, ये मिलके बैठ के एक एस्टैब्लिशमेंट को एक स्टेप पीछे नहीं भेजना चाहते। अगर ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट कह रही है ये बड़ी खुशाइंद चीज है, लेकिन इनके अंदर हौसला भी नहीं है और ये एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं करते। और ये किस तरह की सियासत है कि आप अपने ही सियासी हरीफ के साथ ना बैठो। और इमरान खान ने बड़ी गंदी रवायत इख्तियार की है कि अपने सियासी मुखालफिन के साथ ना बैठना। हालांकि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स तो है ही ये चीज है, लेकिन चलिए सर, वक्त खत्म हो रहा है सर। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। पाकिस्तानी सियासत डेमोक्रेसी का माहौल हो, हमेशा सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और इसी में अवामी मसाइल का हल भी है और डेमोक्रेसी की पहचान भी है। इसी नोट के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।